everyone and welcome to the UPSC, EPFO, APFC and EOAO 2026 exam. This is the second part of your accountancy where we'll be discussing about the accounting principles. Now these accounting principles is one of the major topic in your exam. देखिए पिछले जो previous year trends में हमने देखा है one question has been asked from this major topic. तो मैंने try भी यही किया है कि मैं सारे accounting principles आज आपको रिवाइज करवा सकूं, ठीक है. लेकिन हो सकता है एक या दो प्रिंसिपल्स अगर मिस हो जाए, लेकिन आपने कोई भी प्रिंसिपल नहीं छोड़ना है, राइट. अब हम शुरू करने से पहले आपको मैं गाइड बुक के बारे में बता दूं जो एडुटैप आपको ऑफर कर रहा है. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है और फ्री गाइड बुक है. क्या आपको बताएगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताएगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं ऑफ एवरी एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे हम काफी सारी तैयारी कर पाते हैं. फिर आपको डीकोडेड सिलेबस बताएगी. डीकोडेड मतलब डिटेल्ड सिलेबस, राइट. एंड ऑल्सो द स्ट्रैटेजी कि कैसे आप प्लान कर सकते हो, क्या क्या सोर्सेज के थ्रू अपना सिलेबस आप पढ़ सकते हैं. तो ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसका लिंक आपको वहां पे गिवन है, क्लिक करना है और आप इस फ्री गाइड बुक को देख सकते हैं, राइट. तो आप अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. प्लीज एक नोटबुक अपने साथ रख लीजिए, नोटबुक और पेन, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सॉल्व करना है या फिर कुछ लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट बनाना है तो आप वो बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, what is the underlying accounting concept that supports no anticipation of profits but provision for all the possible losses? And mind you, this question was asked in your 2021 exam also. तो बहुत ही देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डिटेल दे दी है प्रिंसिपल की और आपने बताना है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, राइट. तो कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है दैट नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जो प्रॉफिट्स अगर आपको लग रहा है, प्रॉफिट आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में होने वाला है, तो वो आपने एंटिसिपेट नहीं करना है, वो आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना है. लेकिन आपको पता है कि कोई लॉस हो सकता है, वो आपने जरूर रिकॉग्नाइज करना है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपकी जो इन्वेंट्री आप मेंटेन करते हो, ठीक है, इन्वेंट्री आपके स्टोर में कुछ गुड्स पड़े हैं. अब उस इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो थी 1 लाख रुपीज जब आपने उसको मैन्युफैक्चर किया. अब लेट अस से इन दिस फाइनेंशियल ईयर इस इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो 1 लाख से 80,000 हो गई है. हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर गए हों, लेबर के प्राइसेस गिर गए हों और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर इज द केस. अब हमें पता है कि लॉस हो गया है ऑफ 20,000. अभी ये रियलाइज नहीं हुआ, हो सकता है मार्केट में आगे बिक भी जाए अच्छे प्राइस पे, बट अभी के लिए मुझे पता है कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर इसकी जो वैल्यू है वो 80,000 है. तो तब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि लॉस होगा, सो हेंस इसको मैं रिकॉग्नाइज कर दूंगी, मैं अपनी इन्वेंट्री को 80,000 पे वैल्यू करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरी इन्वेंट्री 1 लाख से, ठीक है, 1,10,000 हो गई है, राइट, उस केस में ये जो 10,000 है जब तक मेरे रियलाइज नहीं होंगे, दैट मीन जब तक मैं ये 10,000 एक्स्ट्रा में अपनी इन्वेंट्री नहीं बेच दूंगी तब तक अपने बुक्स में नहीं लिखूंगी. सो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म. क्या कहते हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म. सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट. जिन बच्चों को इस पहले से पता था, जिन कैंडिडेट्स को पहले से आंसर पता था, वेरी थम्स अप टू यू. बट जिनको नहीं पता था, थोड़े से इसके नोट्स बनाओ और आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. बाकी के देखते हैं ऑप्शंस. देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या कहते हैं कि आपके जो रेवेन्यूज है, जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट शुड मैच विद द एक्सपेंसेस, और यू कैन से द एक्सपेंसेस शुड मैच विद द रेवेन्यूज ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर. अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ना टॉयज खरीदे, ठीक है, टॉयज आपने खरीदे, परचेज किए. लेट अस सपोज आपने 10 टॉयज परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है. कितने हुए, 100 रुपीज. 100 रुपीज का बेसिकली आपने एक्सपेंस किया इस साल में. लेकिन 10 टॉयज नहीं बिके, 10 टॉयज नहीं बिके, कितने बिके, सिर्फ 8 टॉयज बिके. और कितने रुपए में बिके, 11 रुपीज में बिक गए, ठीक है. तो मतलब आपका जो रेवेन्यू आपने अर्न किया वो 88 का अर्न कर लिया, है ना. अब मैं कहूं कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, तो मैं कैसे करूंगी, ये मेरा एक्सपेंस है, परचेजेस इज माय एक्सपेंस, रेवेन्यू मेरा 88 आया कितना, सिर्फ 88, और गया कितना, 100. तो मैं क्या लिखूंगी कि मुझे तो 12 रुपीज का लॉस हो गया. बट मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि योर एक्सपेंसेस शुड मैच विद द रेवेन्यू. दैट मीन्स रेवेन्यू कितने टॉयज का है, सिर्फ 8 टॉयज का है, तो एक्सपेंसेस भी सिर्फ मैं 8 टॉयज के अकॉर्डिंगली ही निकालूंगी.
सबसे पहले तो देखूंगी रेवेन्यू कितने हैं 8 टॉयज का, तो मेरे एक्सपेंसेस भी 8 टॉयज के अकॉर्डिंग, मैंने कितने के खरीदा है, एक टॉय 10 रुपीज का, तो 8 टॉयज मैंने 10 रुपीज के हिसाब से खरीदे, दैट वाज 80 रुपीज का मेरा एक्सपेंस आया था। तो अब जब मैं एक्चुअली देखूंगी तो मैं लिखूंगी कि मेरा रेवेन्यू आया 88 का, माइनस कितना एक्सपेंस लगा 80 का, सो आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज। सो इससे मुझे करेक्टली समझ में आता है कि मेरे को प्रॉफिट ही हो रहा है। अब ये जो बाकी के 2 टॉयज बचे हैं, इसको मैं कहूंगी कि मेरे इन्वेंट्री में चले जाएंगे, राइट, और ये मेरा एसेट बन गया। So this is your matching concept. Your expenses of the current financial year should match with the revenue of that financial year. Correct? अच्छा, सेकंड वाला देखते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी बड़ा ही सिंपल है, वो कहता है कि जितने भी मटीरियल फैक्ट्स हैं, दैट मीन्स जितने भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके अकाउंट्स में होने ही चाहिए, वो सब आप अपने अकाउंट्स में मेंशन करोगे। ओनली द मटीरियल फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स भी होते हैं कई बार जो बहुत ही मतलब इररेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एम्प्लॉयज को रिफ्रेशमेंट पे लेके गए, ठीक है, तो वो जो खर्चा है वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डालते हो, राइट, लेकिन यस यू आर गिविंग सैलरी टू योर एम्प्लॉयज, ये मटीरियल का फैक्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हेंस ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई भी खर्चा जो इमटेरियल है उसको इंक्लूड नहीं करना, लेकिन जो मटीरियल फैक्ट्स है उसको फुल डिस्क्लोजर करना है। देन है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी बहुत मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है आपके अकाउंट्स का। देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि दैट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेथड चूज किया, मेथड ऑफ लेट्स से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपके पास कोई एसेट है, आपको पता है आपके पास कोई कार होगी या फर्नीचर होगा घर में, तो आपको पता है कि वो हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट करता है। डेप्रिशिएट का मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हर साल थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। कार की वैल्यू रिड्यूस होती है कि नहीं होती, चाहे आप उसको चलाओ या नहीं चलाओ, हर साल उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। सो हेंस डेप्रिसिएशन के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एटलीस्ट 3 मेथड्स तो आप अपनी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो 3 मेथड्स हैं इसमें से एक मेथड एक बिजनेस चूज करता है और उसके साथ ना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि हर साल आप एक ही मेथड को चूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज मुझे लग रहा है कि नहीं मैं फर्स्ट मेथड चूज कर लेती हूँ और कल को मैं सोचूं कि इन द नेक्स्ट ईयर मैं दूसरा मेथड चूज कर लूंगी। आई कैन नॉट डू दैट, आई हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। यस, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं अब ऑप्शन 2 वाला जो मेथड है वो ज्यादा बेटर है, देन आई हैव टू डिस्क्लोज, मुझे लिखना पड़ेगा इन द नोट्स टू अकाउंट्स कि मैं क्यों मेथड अपना चेंज कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि अपने प्रॉफिट के लिए मैंने चेंज कर लिया, देयर शुड बी अ वैलिड रीजन फॉर चेंजिंग ऑल्सो, ठीक है। सो बेसिकली वो कहता है कि कंसिस्टेंट ही रहना है आपको। वंस यू चूज अ मेथड देन यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, राइट। सो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस, प्रूडेंस कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और देखो ये आपका क्वेश्चन आपको आया हुआ भी है, तो हेंस ऐसे क्वेश्चन तो हमने कभी भी मिस नहीं करने, राइट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, दैट यू हैव टू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट्स बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लॉसेज then you have to anticipate that then you have to recognize that in your books of accounts, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है जो हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following accounting concepts is applied by an entity when events such as new competitors entering in the market and rift between production and the marketing departments are not disclosed in the books of accounts? So what happens, there is a new competitor that has entered into the market, उसकी वजह से internally departments में rift हो गया, मतलब कोई झगड़ा हो गया, right, प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में, लेकिन हमने इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मेंशन किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब कि इसको क्या मैं मॉनेटरी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ कि इतने पैसे का झगड़ा हो गया, नहीं, राइट। सो ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकती। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, यू शुड रिमेंबर दिस इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कहता है कि ओनली द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट द क्वालिटेटिव वंस। जिसको हम मॉनेटरी लैंग्वेज में रुपीज में लिख ही नहीं सकते, उसको हम कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, राइट। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेज that only the information which is of financial nature, which is of quantitative nature, should be included in the books of accounts, right? And this same question is asked in your UPSC EPFO 2021 again, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में अगेन पूछे गए हैं, देखो सेम क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता ऑफ कोर्स पूछेंगे, बट यस ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। इस कंसेप्ट पे हमने थोड़ा सा और
रेलिवेंस डालना है इसको, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका और देख लेते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे किया है कि योर एक्सपेंसेस शुड मैच विद द रेवेन्यू। देन आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? when should you recognize the revenue? What is revenue basically when the business earns something, ठीक है। जब business कुछ earn करता है from either the main activity of the business, ठीक है, जैसे कुछ सेल कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज तो मेन एक्टिविटी हो गई उसकी, तो जब भी कुछ सेल्स करेगा तो दैट इज देयर रेवेन्यू, ठीक है। या फिर कुछ रेंट वो रिसीव कर रहा है या फिर कुछ भी वो रिसीव कर रहा है, जब पैसा अर्न कर रहा है तो उसको कहते हैं रेवेन्यू। लेकिन उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कब करते हैं? When should you actually recognize or write it in the books of accounts? So basically revenue recognition says that revenue should be recognized when the right to receive arises. What does this basically mean? लेट अस सपोज आपने एक बिल्डिंग है उसको ना रेंट पे दे रखा है, ठीक है, रेंट पे दिया है किसी अपने दोस्त को या फिर किसी और बिजनेस को, ठीक है। अब आप रेंट रिसीव करते हो हर महीने। लेट अस सपोज आपको मार्च का रेंट रिसीव होना था, लेकिन वो जो पर्सन है वो लेट हो गया रेंट देने में। उसने आपको जो रेंट है वो मई में दिया, ठीक है। आपने मार्च 2026 का रेंट था लेकिन मई 2026 में उसने आपको रेंट दिया। लेकिन अब आप देखो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? क्या आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाओगे? बिकॉज फाइनेंशियल ईयर तो चेंज हो जाएगा मार्च के बाद। क्या आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मई में उसको रिकॉग्नाइज करोगे? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज द राइट टू रिसीव द रेंट हैज arisen and it is in the March 2026, ठीक है। मार्च 2026 में ही आपका राइट टू रिसीव जो है वो आपने पा लिया था, तो हेंस हम इसी टाइम पे रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर देंगे। कैश हमें चाहे रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। व्हेन द राइट टू रिसीव अराइजेस हम उसको कर लेंगे, ठीक है, हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल लेंगे, ठीक है। देन आता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट भी आपका काफी अच्छा मेजर कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि जो भी आप अपना एसेट परचेज करते हो, लेट अस से आपने एक एसेट परचेज किया, लैंड परचेज करी इन 2002 में परचेज करी आपने एक लैंड 2 करोड़ की, 2 करोड़, ठीक है। अब 2026 में आपको पता है रेट्स कितने हाई हो गए हैं लैंड के, तो लेट अस से वो आज वो जो लैंड है वो 2 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है, ठीक है। अब क्या वो आपने लैंड बेच दी है? नहीं, हमने लैंड अभी बेची नहीं है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो मुझे पता है कि वो ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लेकिन जब हम 2026 में भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तब भी हम उसको 2 करोड़ की वैल्यू पे ही रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें ये 10 करोड़ मिला नहीं है, ना ही हमने इसको बेचा है, राइट। तो प्रॉफिट अभी हमने नहीं हुआ है, हमें अभी अपनी जो वैल्यू है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने पे रखनी है? 2 करोड़ पे ही रखनी है, बिकॉज दिस इज द परचेज प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। और यू कैन से दिस कॉस्ट कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इट सेज कि जो भी पुराना कॉस्ट था वो ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, राइट। सो आपको सारे बाकी कंसेप्ट भी इसके साथ समझ में आ गए हैं, मैचिंग, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। और मनी मेजरमेंट तो हमें समझ में आ ही गया कि कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ जिसको हम फाइनेंशियल नेचर में या फिर मनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसी को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालेंगे, राइट। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, which of the following are the fundamental accounting assumptions? What do you understand by fundamental? ठीक है, and this question was asked in your 2023 exam and even in 2025. The language was a little different, ठीक है, लेकिन दोनों ही साल में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटल होता क्या है? बेसिकली बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अगर मैं एग्जैक्टली मुझे काउंट तो नहीं पता, पर 12 to 15 प्रिंसिपल्स आपके हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल इसमें से कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं? दैट मीन्स कि ये तो बाइंडिंग है, कि ये आपने फॉलो करने ही करने हैं। जो बाकी के हैं ना, बाकी के जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग बाय द अकाउंटिंग लॉ। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमें पता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी होते हैं दे आर बाइंडिंग इन द लॉ, इन बाय द अकाउंटिंग लॉज, कि दैट मीन्स वो तो फॉलो करने ही है। लेकिन सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपने फॉलो करनी है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आपने फॉलो करनी है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम इसको करते ही हैं, बिकॉज ये बेसिकली बेस है आपके अकाउंट्स का, ये जो प्रिंसिपल्स है ना ये बेस है आपके अकाउंट्स का, ये मोस्टली पीपल फॉलो करते ही हैं। लेकिन इसमें से कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, उसमें इंक्लूड करे गए हैं और तब उनको ऐसा बनाया गया है कि हाँ कि वो लॉ में उसको मानना ही मानना है, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि लेकिन ऐसे 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो लॉ कहता है, अकाउंटिंग लॉ कहता है कि आपने वो मानने ही मानने हैं। वो कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं? देखिए, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता है तो देखिए कौन सा है। द आंसर इज ऑप्शन ए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न क्या कहता है आपका? गोइंग कंसर्न कहता है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, क्या आप ये सोचते हो कि 1-2 साल करूंगा उसके बाद बंद कर दूंगा, फिर जॉब में चले जाएंगे? ऐसा कोई भी नहीं सोचता। जब आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो तो आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो कि आप करते रहो वो बिजनेस, कल को आपके बच्चे आगे बहुत सारे आपकी पुश्ते भी वो बिजनेस करती रहे, राइट। जब अंबानी जी ने रिलायंस शुरू किया होगा तो किसने ये तो नहीं सोचा होगा कि 1-2 साल में करके बंद कर देंगे, राइट। तो गोइंग कंसर्न कहता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि दैट माई बिजनेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है, कि मैं अपने एक्सपेंसेस भी इसी तरह से करूंगा कि मैं अपना बिजनेस काफी टाइम तक चलाऊंगा। तो दिस इज द वन प्रिंसिपल। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था। उसका मतलब क्या है कि दैट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विद द मेथड ऑफ एनी मेथड। फॉर एग्जांपल, आपने मेथड यूज किया ऑफ डेप्रिसिएशन, तो एक मेथड अगर आपने चूज कर लिया तो देन यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी से क्या होता है? कंसिस्टेंसी से हम ना कंपेरेबल बना लेते हैं। कंपेरेबल भी एक आपका क्वालिटेटिव फीचर है। इफ यू रिमेंबर, कल हमने डिस्कस किया था, कल नहीं, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें डिस्कस किया था। कंपेरेबल एक क्वालिटेटिव फीचर है, कंसिस्टेंसी से काफी हम कहते हैं रिलेट करता है। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। उससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपेरेबल भी बन जाती हैं। कैसे? अगर मुझे देखना है मेरे फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2025 में मुझे कंपेयर करना है कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, अगर मैंने कंसिस्टेंट ही नहीं रही अपने मेथड्स के साथ, अपने फॉर्मेट के साथ कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ, तो कैसे कंपेयर करूंगी? अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझसे कंपेयर नहीं होंगे। सो हेंस व्हेन आई स्टे कंसिस्टेंट विद द फॉर्मेट, विद द कॉन्सेप्ट्स, विद द मेथड्स, तो तब मैं उसको कंपेरेबल भी बना सकती हूँ। तो ये भी आपका एक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। नेक्स्ट इज अक्रूवल। अक्रूवल ना बेसिकली 1 स्टेप अहेड ऑफ योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अक्रूवल में आपका रेवेन्यू भी आता है और आता है आपके एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो आपने पढ़ा था, व्हेन शुड यू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? व्हेन यू हैव राइट टू रिसीव इट, ठीक है। बेसिकली मार्च में आपको किसी ने रेंट देना था, लेकिन उसने आपको मई में दिया, ठीक है। लेकिन मार्च में क्योंकि राइट टू रिसीव आपने पा लिया है, तो आप मार्च में ही उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देते हो। सिमिलरली आपके एक्सपेंसेस में आप सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने रेंट देना था, ठीक है। लेट अस सपोज आपने रेंट देना था इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन आपसे गलती हो गई या आप लेट हो गए हो रेंट देने में, आपने उसको अप्रैल में दिया, तो कब आप अपना जो एक्सपेंस है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे? अप्रैल में लिखोगे, क्योंकि आपने अप्रैल में दिया है। नहीं, आपने कब दिया? आपको देना चाहिए था मार्च में, तो आपको जो एक्सपेंस भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है वो मार्च में लिखना है, बिकॉज वो मार्च का एक्सपेंस है। सैलरी में भी सेम चीज होती है। सैलरी दे रहे हो आप अपने एम्प्लॉयज को, आपने मार्च में देनी थी, आप लेट हो गए, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी, आपने उसको अप्रैल में दी है, मई में दिया है। सो हेंस मार्च में वो एक्सपेंस जो है वो हो जाना चाहिए था, इट हैज अक्रूड। सो हेंस मार्च में ही आप उसको लिख लेंगे, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डाल देंगे, राइट। सो ये 3 है, आप इसको रोट लर्निंग कर लो या आपने इसको याद करना है, इसको समझना है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल, ये 3 आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The option A is the correct answer. Next, let us move question 4. Question 4, a company purchases a machine for rupees 5 lakh. Okay, for rupees 5 lakh. Due to inflation, its market value rises to 6 lakh. मार्केट वैल्यू मशीन की बढ़ गई है।
but books still show 5 lakh rupees. Which principle is applied? Now I guess you will be able to do it. क्या ये प्रूडेंस है, क्या ये कंजर्वेटिज्म है? व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कि अगर आपकी वैल्यू कम हो गई है तो मैं एंटिसिपेट कर लेती हूँ लॉसेस, बट यहाँ पे कम तो हुई नहीं है, तो वैसी मार्केट वैल्यू ऊपर चली गई है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि आप अभी भी जो परचेज प्राइस था उसी पे ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको इंक्लूड करोगे, उसी वैल्यू पे, दैट इज 5 लाख, चाहे वो मार्केट वैल्यू उसकी जितनी मर्जी बढ़ती रहे, राइट। सेम एग्जांपल अगर मैं लूं कि लैंड थी, या चलो अभी मशीन ही ले लेते हैं, मशीन है जो आपने 5 लाख रुपीस की खरीदी थी, लेट अस से एक साल बाद, 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो 6 लाख है आज की डेट में, राइट। अब मैं कहूं कि मैं तो अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट में 6 लाख रुपीस लिखूंगी, नहीं, आपको ये 1 लाख रुपीस मिल थोड़ी रहा है, राइट। अभी भी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 लाख ही है, तो आप उसको 5 लाख पे ही लिखोगे। दिस इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आंसर इज ऑप्शन बी। प्रूडेंस आपको याद है, यू हैव टू एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट द प्रॉफिट्स, राइट। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हम कर चुके हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट की एक्सपेंसेस शुड मैच विद द रेवेन्यू। एंड व्हाट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का ना दूसरा नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो ये भी हम कर चुके हैं। ये भी याद करना है आपने कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं, तो कई बार आप भूल जाओ और वर्ड्स की वजह से, सेम वर्ड्स की वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ये नहीं करना है, आपको दूसरे नाम भी पता होने चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज ऑल्सो नोन एज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, राइट, द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है, बट दिस इज द सेम एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन यू। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। Goods sold on credit are recorded as sales immediately. Which principle supports this? Now you tell me. आपने कुछ सेल्स करी, ठीक है, सेल से क्या अर्न करते हो आप? रेवेन्यू। सेल से क्या अर्न करते हैं? रेवेन्यू अर्न कर रहे हो ना, राइट, रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। अब लेकिन ये पैसा आपको नहीं मिल रहा है, पैसा उसने कहा कि मैं आपको बाद में दूंगा, बिकॉज इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। सो इट सेज कि मैं 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद आपको पैसे दूंगा। तो क्या आप 4 मंथ्स बाद अपनी सेल्स को रिकॉग्नाइज करोगे, या जिस मंथ में आपने सेल्स करी है उसी मंथ में रिकॉग्नाइज कर दोगे? दैट्स करेक्ट, जिस मंथ में आपने करी है सेल्स। दैट मीन्स अगर आपने लेट अस सपोज फेब 2026 में सेल्स करी है और वो कहता आपको कि मैं तो आपको सितंबर 2026 में पैसे दूंगा, राइट, तो आप सितंबर 2026 की वेट नहीं करोगे, आप अपनी सेल्स को रिकॉर्ड कर लोगे इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ Feb. So this is which concept? Yes, you are right. That is revenue recognition concept. अब कुछ बच्चे इसमें ये भी कहेंगे इसमें तो आंसर ही नहीं है। You should remember, अभी बताया था, realization concept A. Option A should be the correct answer because revenue recognition और realization concept are the one and the same thing, right? अब ऑप्शन देख लेते हैं अलग अलग। मनी मेजरमेंट हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज मनी मेजरमेंट? की सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स की जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड होंगी, बाकी नहीं होंगी। प्रूडेंस, अगेन प्रूडेंस, एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट द प्रॉफिट्स। कॉस्ट कंसेप्ट की जो भी परचेज प्राइस है वो ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा। इफ द वैल्यू हैज इंक्रीज वो हम गौर में नहीं लेंगे, वो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डालेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 द आंसर इज ऑप्शन ए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मिस्टर Rao incorporated ABC Limited by contributing a capital of 1 lakh. Please read the question very very carefully. मिस्टर राव ने एबीसी लिमिटेड बनाई है, कंपनी फॉर्म करी है और कंट्रीब्यूट किया है उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? ओनर्स ओन फंड, व्हेन यू हैव इंट्रोड्यूस्ड योर ओन मनी, ठीक है, दैट मीन्स मिस्टर राव ने अपना पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और 1 लाख। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड दिस अमाउंट ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। What is the balance sheet? You know, जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बेसिकली, राइट। इसके बारे में अगर आपको अभी नहीं भी पता तो दैट्स फाइन, ठीक है, बट पता होना चाहिए। बैलेंस शीट, इसमें हम क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं? आपकी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, आपके एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो उसने कहा कि मिस्टर राव ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसी का बिजनेस है, और अकाउंटेंट ने उसको लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया, कैपिटल लिख दिया 1 लाख रुपीज। चलो ओके, एंड रादर देन ट्रीटिंग इट एज अ इनकम, क्या ये इनकम नहीं थी बिजनेस की? क्यों ये लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया? ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राव विड्रू 10,000 फॉर पर्सनल यूज विच वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एंड नॉट चार्ज टू द बिजनेस एक्सपेंसेस। मिस्टर राव ने 10,000 उसमें से निकाल भी लिए। सो बेसिकली व्हाट ही हैज डन, ही हैज ड्रॉन, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स, है ना,
कितने कर लिए, 10,000 उसने से विड्रॉ कर लिए, तो ये उन्होंने माइनस कर दिए उनकी लाइबिलिटी साइड से, लेकिन उसको एक्सपेंस में नहीं लिखा. Such accounting treatment is based on the assumption that the business and owner are dash entities. You tell me, business जो होता है और जो ओनर होता है, दे आर डिफरेंट एंटिटीज, राइट. बात करते हैं हम रिलायंस की. अगर रिलायंस जो कंपनी है, ठीक है, जो बिजनेस है, और ओनर कौन है, अंबानी जी, ठीक है. अब रिलायंस और अंबानी जी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, दे आर सेपरेट एंटिटीज. हम कहते हैं ये जो बिजनेस है ना रिलायंस, दिस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज अ सेपरेट person treated as a separate individual, right? So they are different entities. So when Ambani ji, for example, has introduced money into Reliance, this is Reliance liability that they have to pay him, they have to pay him back on a certain date. तो इसीलिए जब मिस्टर राव ने भी एबीसी लिमिटेड में पैसा डाला 1,00,000 रुपीज, सो ये एबीसी लिमिटेड की लाइबिलिटी है कि 1,00,000 रुपीज कल को मिस्टर राव को कभी हम वापस करेंगे, ठीक है, वापस करें या नहीं करें, बट चलो हमने तो उसको लाइबिलिटी ही मानना है अपने बिजनेस के लिए, राइट. और जब उसने 10,000 भी विड्रॉ करे फॉर देयर पर्सनल यूज, सो दैट वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम आर capital, from our liability, because now we have reduced our liability, because 10,000 उन्होंने निकाल लिए, अब मतलब उन्होंने सिर्फ 90,000 ही हमारे को दे रखे हैं, हमारे बिजनेस को दे रखे हैं, that is Mr. Rao, ठीक है. So they are separate entities, right? Separate entities, and the capital introduced represents a liability of the business. It represents a liability of the business. So the answer should be option A. And which concept is this? Which concept is this? Which principle is this? This is the basically explanation of business entity concept. Again very important, ठीक है. ये concept ना बड़ा ही छोटा सा concept है, लेकिन कई बार questions में पूछा जाता है. So you should know business entity concept बड़ा ही simple है. It says that the owner and the business are two separate entities. Okay. Moving ahead, question number 7. A business receives 5 lakh advance from a customer in March for goods to be delivered in May. Okay. As on 31st March, this should be shown as what? Now business has received an advance 5 lakh rupees. बहुत ही मजा आ गया कि 5 लाख रुपए पहले ही मिल गए कस्टमर से. गुड्स डिलीवर करने हैं मई में, मार्च में पहले ही पैसा आ गया, तो क्या ये हमारी इनकम है? ये तो हमारी इनकम ही होनी चाहिए ना, ये हमारा रेवेन्यू होना चाहिए 5 लाख रुपीज. बट बिजनेस ऐसा नहीं सोचता. बिजनेस कहता है कि 5 लाख मेरे पास आ गए हैं, मुझे अपने लॉकर में रखना पड़ेगा ये पैसा, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, ये मेरे एक ऑब्लिगेशन है मेरे सर पे कि मुझे कल को पैसा वापस करना पड़ेगा या मुझे इसके बदले में गुड्स देने पड़ेंगे. तो ये आपने याद रखना है. दिस इज नॉट योर इनकम, दिस इज नॉट योर रेवेन्यू, दिस इज अ लाइबिलिटी, दिस इज अ लाइबिलिटी. और देखो क्या ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है? मार्च में आपको पैसा मिला था और आपने मई में गुड्स देने हैं, तो कितने महीनों की बात हुई? मार्च, अप्रैल, मई, 3 मंथ्स की बात है. तो ये 1 ईयर से तो कम की है लाइबिलिटी, तो हेंस ये क्या है आपकी? दिस इज योर करंट लाइबिलिटी. एक तो पार्ट समझ में आ गया कि दिस इज योर करंट लाइबिलिटी. क्योंकि वाई इज दिस अ करंट लाइबिलिटी? बिकॉज दिस इज एन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन है बिजनेस के सर पे कि भाई कल को पैसा इसका वापस करना है, कल को गुड्स ना हुए मेरे पास तो ये 5 लाख मुझे वापस करने पड़ेंगे. इनकम में नहीं दिखा सकती इसको, ठीक है. अब इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन से आपने कंसेप्ट को लिंक नहीं करना. रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है कि जब आपके पास राइट आ जाए रिसीव करने का, अभी तो गुड्स ही नहीं दिया आपने, तो आपके पास राइट कैसे आ गया? ठीक है, जब तक ओनरशिप नहीं दे दी ना गुड्स की, तब तक आपके पास रेवेन्यू रिसीव करने का राइट भी नहीं आया. हेंस ये जो 5 लाख रुपीज है, दिस इज अ लाइबिलिटी. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, कुछ बच्चे इसमें रेवेन्यू लिखाते हैं, तो ये आपने गलती नहीं करनी है, राइट. तो दिस इज करंट लाइबिलिटी बिकॉज ऑब्लिगेशन है ऑन दी बिजनेस. आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है. रेवेन्यू नहीं है, राइट. कैपिटल रिसीट तो बेसिकली तब होता है जब आप आपने कुछ गुड्स नहीं, आपने जो लैंड बेची है और आपको पैसा मिलता है. कैपिटल रिसीट बेसिकली जो लॉन्ग टर्म एसेट्स आप बेचते हो, ठीक है. तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. और कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी दैट मे और मे नॉट अराइज. अभी तो हमें पता है कि 5 लाख वो दे ही गया है, तो लाइबिलिटी तो है ही है ना. कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो तब होती है कि जब मुझे पता हो कि अभी ये पता नहीं लाइबिलिटी मेरे सर पे है या नहीं है, ऑब्लिगेशन है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोर्ट का केस पेंडिंग पड़ा है, ठीक है. कोर्ट केस कर दिया आप पे किसी ने,
ठीक है, अब आपको नहीं पता, 50-50 चांसेस है कि आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। हार गए तो पैसा देना पड़ेगा, जीत गए तो शायद पैसा आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है जहां पे आपको पता नहीं कि लाइबिलिटी आएगी आपके सर पे या नहीं, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये याद रखना है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के ऊपर भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, सो यू शुड नो दिस इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, ठीक है, जैसे कि हमारा पेंडिंग कोर्ट केस चल रहा हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 8. Okay, now read the statements very carefully. You have to see that which of the given statement are or is incorrect. Okay, incorrect statement find out करनी है. First, the cost concept is also known as historical cost concept. Is this statement correct or not? You tell me, is this statement correct? You should know the answer. Why? Because we have done this. This is historical concept. Yes, the answer is correct. The option is correct, right? तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टेट्स दैट द परचेज प्राइस विल रिमेन द सेम फॉर ऑल ईयर्स टू कम। ओके, सो इट सेज कि परचेज प्राइस सेम रहेगा all the years to come. This is which concept? This is the historical cost concept, right? This is the historical cost concept. Revenue recognition तो ऐसा नहीं कहता है, right? Just a second please. right. So yes, revenue recognition क्या कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि रेवेन्यू आप कब रियलाइज करते हो, लेकिन ये क्या कह रहा है दैट इट स्टेट्स दैट द परचेज प्राइस विल रिमेन द सेम फॉर ऑल ईयर्स टू कम। तो ये वाला कौन सा है? ये आपका कॉस्ट कंसेप्ट है, राइट। नेक्स्ट है आपका, ये तो मतलब आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो ये तो आपके ऑप्शन में आएगी, दैट इज 2, और 2 देखो सब में ही है, और ऐसे ही कंफ्यूजिंग होते हैं आपके ऑप्शंस। देन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फोकसेस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। which concept is this? This is materiality fact, है ना। going concern तो कहता है कि business will go on and on, right? So it doesn't focus on material fact, it says that the business will go on and on and on. So third भी आपकी गलत है ना, that is incorrect। तो वो देखो आपकी ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, और ऑप्शन डी में भी है। तो अभी देखना है हमने fourth statement, the materiality concept assumes that the company would not be liquidated in the foreseeable future. इट विल नॉट बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब शट डाउन नहीं होगी आपकी बिजनेस। तो वो कौन सा कंसेप्ट है? वो आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। तो यहाँ पे बस इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, तो ये भी आपकी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, राइट। ये आपका गोइंग कंसर्न होना चाहिए। मटीरियलिटी फैक्ट इज द फोकसिंग ऑन दी मटीरियल फैक्ट्स, है ना। तो आपका ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है, दैट इज दिस वन। सो आपका ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन बनता है, राइट, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें 2, 3 एंड 4 सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। 1 तो आपकी पहले ही सही थी, तो ए भी आपका गलत हो गया और सी भी आपका गलत हो गया। देखो ऑप्शन आपका बी और डी में फिर भी रह रहा था। तो ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके रहेंगे। सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। A company deliberately delays recognizing bad debts to improve profit. Okay, a company deliberately delays bad debts. Bad debts क्या होते हैं? अब देखिए, हमें पता है कि हमने किसी से पैसे लेने हैं। हमने जब किसी से पैसे लेने हैं उसको क्या कहते हैं? डेटर्स। रिमेंबर दिस, हमने किसी से पैसे लेने तो हम कहते हैं डेटर्स। अब वो पैसा अगर हमें पता हो कि नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं बैड डेट्स, कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉसेस। दिस इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉसेस। सो अ कंपनी डेलिबरेटली डिलेज रिकॉग्नाइजिंग बैड डेट्स, दैट इज व्हेन ही इज एक्सपेक्टिंग लॉसेस। उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा क्योंकि हमने प्रॉफिट को इंप्रूव दिखाना है अपना। ऑफकोर्स ये तो एक तरह का एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम दिखाई देगा। तो ये गलत कर रही है कंपनी। सो विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड? Which principle is most directly violated? It is the prudence। बड़ा ही easy है अगर, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ऑप्शंस को, ठीक है। जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल देखोगे कि कौन सा इसमें वायलेट हो रहा है, राइट। सो हम डिले कर रहे हैं जब हमें पता है कि लॉसेस होने वाले हैं या हो रखे हैं,
ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करा हुआ दिखा सकते हैं. दिस इज द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट विच इज वायलेटेड हियर. ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता है. गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट और मटीरियलिटी हम ये सारे डिस्कस कर चुके हैं. द आंसर इज ऑप्शन ए. मूविंग अहेड, question number 10. A company signs a 3-year insurance contract and pays full premium upfront. Right? Full premium दे दिया 3 years का. What should be charged to the current P&L? P&L means profit and loss statement. Profit and loss statement या फिर income statement में क्या चार्ज करना चाहिए? 3 years का फुल प्रीमियम, जो क्योंकि ये अभी के लिए तो हमारे लिए एक्सपेंस है ना, जब इसका मिलेगा तो मिलेगा, अभी के लिए तो हमारे लिए एक्सपेंस है. तो क्या ये सारा का सारा जो 3 years का एक्सपेंस है, क्या मुझे अपने P&L में डाल देना चाहिए? यू टेल मी what should be done? No, of course नहीं. Why? Because we know which concept. We know the matching concept. Matching concept says that only the expense which is of the current financial year, that should be taken into account, right? The expenses should match with the revenue, because if you will earn revenue, ठीक है, इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से की वजह से कुछ रेवेन्यू आता है, तो एक्सपेंस और रेवेन्यू मैच होना जरूरी है, राइट? सो only the revenue of that one financial year should be recorded in your P&L. So answer should be option B, only 1 year's premium. full premium नहीं जाएगा. और जो बाकी के 2 साल का प्रीमियम है उसको हम क्या करेंगे? जो बाकी के 2 साल का प्रीमियम है, पे तो आप अभी भी कर चुके हो, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम मानते हैं हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस. क्या कहते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस. पे तो कर चुके हो, राइट? अब इसका जो बेनिफिट है वो आगे के सालों में आप अवेल कर सकते हो. तो जब प्रीपेड इंश्योरेंस होती है उसको हम कहते हैं ये हमारा एसेट है, ये आपकी एसेट साइड पे चला जाएगा. रिमेंबर दिस. P&L में कितना जाएगा? सिर्फ 1 साल का एक्सपेंस, और जो बाकी के 2 years का है, 2 years का है, प्रीपेड इंश्योरेंस की तरह वो बैलेंस शीट में आपके शो होगा ऑन द एसेट साइड. रिमेंबर दिस. ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, राइट? सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ओनली 1 year's प्रीमियम शुड बी चार्ज टू द करंट P&L. बाकी सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, हाफ द प्रीमियम तो कभी होगा ही नहीं. नथिंग अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, ये भी बिल्कुल गलत है, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड, क्वेश्चन 10 हमने कर लिए हैं. नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? GAAP. अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम गैप भी बोलते हैं. अब मैं फुल फॉर्म आपको अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको क्या पता है, राइट? गूगल नहीं करना है, अपने आप से बताना है कि इसके कमेंट सेक्शन में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है. गूगल करोगे तो ठीक है, कर सकते हो, बट यस, अभी अगर आप बिना गूगल किए इसका आंसर दे सकते हो तो वेल एंड गुड. सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में लिखिएगा, ठीक है? और अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आपने edutap.in पे जाना है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑन द क्रोम edutap.in. यहाँ पे आप हमारी साइट को देखेंगे, कोर्सेज सेक्शन के अंदर UPSC EPFO कोर्सेज में जाएंगे, राइट? नीचे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. ये आपका मास्टर कोर्स है जो अभी चल रहा है. इसमें सारी कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर्स जो बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए वो मिल जाता है. सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, ये भी करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर बच्चे के लिए. एंड देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा. कोर्स वैलिडिटी चूज करके आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा वैलिडिटी चूज करके प्राइस को अवेल करना है. और अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, ये कोड डाल के आप 50% अवेल कर सकते हैं, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप लर्निंग एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.